हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों लोग नीट 2020 की फिजिक्स पेपर सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने करीबन 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। हम लोग इवन सेट फॉलो कर रहे हैं और उस सेट के अनुसार 165 नंबर तक हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, मतलब 165 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। मैं उसकी भाई एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। मैं 166 से स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बच्चे जो भाई पीछे वाले वीडियो नहीं देखे उसे देखकर इस वीडियो पर आना, तो एक कंटिन्यूटी रहेगी। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक कट ऑफ को लेके बात करने वाले हैं और हर चैप्टर पे कितना वेटेज पड़ा इस बार के एग्जाम में उस पर भी बात करेंगे, ताकि जो बच्चे अगले साल एग्जाम दे रहे हैं उन्हें एक बेसिक सा व्यू भी मिल जाए कि किस तरह का एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। 166 नंबर कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करते हुए जा रहा हूँ फटाफट। तो क्वेश्चन था भाई, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। With the introduction of dielectric medium, the capacitance becomes 30 माइक्रोफैराड। The permittivity of the medium is, तो बच्चों क्या है भाई, पहले C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था। ठीक है, तो पहले क्या था भाई, 6 माइक्रोफैराड था, ये है 6 माइक्रोफैराड। और बाद में क्या हुआ, कोई एक डायरेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया ये। इसे बहुत लोग एप्सिलॉन R भी लिखते हैं। और अब ये पूरा मिला के हो गया 30। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 30 बाई ये कितनी है 6, 30 बाई 6 कितनी हो गई, ये 5। तो भाई व्हाट इज दी एप्सिलॉन देन, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट विच इज 5 इंटू क्वेश्चन में दिया हुआ ये कितना 8.85 10 टू पावर माइनस 12। तो सॉल्व करेंगे लगभग ये 0.44 10 टू पावर माइनस 10 आने वाला है। ऑब्वियसली 10 टू माइनस 12 से बड़ा ही होगा वैल्यू, 10 माइनस 10 के ऑर्डर में चला गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ये ऑप्शन नंबर C 3 बोल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बच्चों, हम लोग ने पीछे वाले वीडियो में 144 नंबर क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। 144 नंबर का हम लोग ने आंसर लिखा था सेमीकंडक्टर्स ओनली। मैंने गलती से बोल दिया था जल्दबाजी में, वो होगा सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ। मैंने बताया था ना, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी क्या कि भाई सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते हैं। ये बात इंसुलेटर में भी होता है। और ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर बढ़ने से कोई खास ज़्यादा बड़ा असर नहीं आता है, बट एनीवेज टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस दोनों में घटता है। तो उसके आंसर ऑप्शन डी कर देना मेरे इस सेट के अनुसार। तो 144 का आंसर डी रहेगा, एक बार चेक कर लेना उसे। ठीक है, 144 का आंसर रहेगा डी। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेना उसे। ऑप्शन डी, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स दोनों रहेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस दोनों का घटता है। तो 167 पर हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों 167 पे क्वेश्चन मेरे पास है डायमेंशन पर, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दो, हम लोग जानते हैं कितना है फोर्स बाय एरिया, ये कितना होता है ML/T-2, मतलब MA बाई L स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये ML टू पावर माइनस 1 T टू पावर माइनस 2। ये अपना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ML टू पावर माइनस 1 T टू पावर माइनस 2, ऑप्शन 4 है मेरे इस सेट के अनुसार। 168, अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार। तो द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, तो भाई फॉर्मूला है थीटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 1.22 लैम्डा बाई डायामीटर। भाई पर एक बात, ऊपर और नीचे दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, मतलब दोनों नैनोमीटर या दोनों सेंटीमीटर या दोनों जो भी सेम। तो यहां पर क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, तो 1.22 600 10 टू पावर माइनस 9 कर देते हैं, क्योंकि नीचे डायमीटर दिया हुआ है किसमें, 2 मीटर में। तो ये सॉल्व करके अगर हम लोग रिजल्ट देखने बैठे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.66 10 टू पावर माइनस 7। आप लोग चेक कर सकते हो एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, गलतियां कैलकुलेशन मत करना। मैं पहले बोलता हूँ भाई फिजिक्स में थोड़ा सा मैथ्स चाहिए होता है, बहुत बेसिक लेवल मैथ्स है। कैलकुलेशन वाला मैथ्स तो अपने को सीखना ही पड़ेगा भाई, है ना। और यहाँ पर जो गलतियां होंगी वो सिर्फ सिली मिस्टेक हो सकता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रिग्रेट करेंगे कि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स उनसे हुई होगी, तो बच्चों उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स। व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। बात समझना, तो जब L हटा दिया गया, ठीक है, मान लो इस तरह x ऊपर ये R और इन लोग में ये जो एंगल बन रहा है ये π/3 है। तो ऑब्वियसली मतलब ये जो एंगल बनता है वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर ऑन बेस पर। कहा जा रहा है नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि इस बार कैपेसिटर हटा दिया गया, इंडक्टर रहने दिया गया, तो मतलब इंडक्टर होता है XL, तो इस बार वापस π/3 एंगल बन रहा है, तो पक्का नीचे बन रहा होगा इस तरह। तो अगर ऐसा एंगल यहां बन रहा है, यहां भी बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस यहां और परपेंडिकुलर बाय बेस यहां, दोनों में सेम होगा। और दोनों का बेस सेम है तो परपेंडिकुलर भी सेम होगा, बिकॉज बेस कौन है, R और R दोनों में आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए दैट x इज इक्वल्स टू XL। तो अगर LCR तीनों रहे एक साथ,
तो दिख रहा होगा कि भाई ऊपर एक्सी, नीचे अगर एक्सएल एग्जाम्पल लेते हैं और ये आर है, तो एक्सी एक्सएल कैंसिल हो जाएगा और फेज क्या आएगा इसके अलॉन्ग, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, मतलब फेज कितना आने वाला है 0, और मतलब cos 0 कितना होता है 1, तो cos phi इज टर्म्ड एज पावर फैक्टर। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर निकालने बोला गया था, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, ठीक है, आंसर होगा 1 मेरे इधर में ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज, एक बार एल हटाया गया तब भी फेस पाई बाई 3 आ रहा था, और जब सी हटाया गया तभी भी फेस पाई बाई 3 आ रहा था, ठीक है। 170 नेक्स्ट। तो भाई 170 में क्या क्वेश्चन है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × -9 कूलम्ब मीटर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो बच्चों वी के लिए एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है ये अपने बोर्ड के लिए नहीं पढ़ते हैं, पर अपने जब भी एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं तो अपने से याद रखते हैं, v = kp cos थीटा बाई r², और यहीं पर अपने को k पता है 9 × 10⁻⁹ होता है, p अपने को दे दिया गया क्वेश्चन में कितना है भाई 16 × -9, तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, पावर है ना, cos थीटा कितना है cos 60, और r कितना दिया गया है, r इज गिवन टू बी 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर। बच्चों इसे सॉल्व कर लो और देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने पे आई गेस ये 200 वोल्ट के आसपास आने वाला है, ठीक है, ये 200 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ठीक है। 171 नेक्स्ट करते हैं। आप लोग को भाई अपने अपने सेट में देखते रहना पड़ेगा भाई कहाँ पे किधर कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, ठीक है, मैच कर चेक करते रहो। 171 तो बोला गया एन आयरन रॉड ऑफ सब्सटिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ जो भी द परमिबिलिटी। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी किसी काम की नहीं है भाई, भूल जाओ इसे, ये फॉर्मूला है ना μr = 1 + chi, ये एक फॉर्मूला है मैग्नेटिज्म में सिस्टमैटिक मटेरियल्स में, और इसे लिखते हैं μ/μ0 = 1 + chi। तो 1 + chi कितना हो गया 600, 599 + 1 600, और ये μ0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये 4π 10⁻⁷ है ना, μ0 / 4π 10⁻⁷ होता है, तो μ0 हो गया 4π 10⁻⁷ × 600। अब चेक करो आंसर पाई के टर्म में छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया, आंसर पाई के टर्म में छोड़ा गया है, तो बस सिंपल इंटू कर लो भाई, तो क्या होगा 4 × 6 24, और ऊपर कितना बचेगा ये पहले अब देख लो भाई आंसर ऑप्शन कैसा है, तो 2.4 π 10⁻⁴ ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है, और ये ऑप्शन नंबर 1 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 0 कैंसिल -5 बचा, पर 24 तो 2.4 करने पर 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। 172 नेक्स्ट। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैव 100 टर्न्स। वापस मैग्नेटिज्म पर क्वेश्चन, मतलब साथ ही साथ दोनों मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन दिख गए, ठीक है। तो भाई 172 अपने सेट से मिलाते रहना, लेंथ बता दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स बता दिया गया, करंट बता दिया गया, बोला गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, तो B = μ0 स्मॉल ni, पढ़ते हैं अपना एम्पीयर सर्किट लॉ से डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को, μ0 कितना हो गया 4π 10⁻⁷, स्मॉल n कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ 100/L, L कितना है 0.5 मीटर, क्या क्यों भाई 50 सेंटीमीटर बोला हुआ है ना, तो 0.5 मीटर, I कितना है 2.5 एम्पीयर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना होता है ये, और आंसर यहाँ पर पाई के टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो मतलब पाई 3.14 पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एंड आई गेस ये सॉल्व करने पर लगभग 6.28 10⁻⁴ आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं 173 नंबर देख लो, 173 नंबर। तो क्वेश्चन है क्या भाई, अ चार्ज्ड पार्टिकल, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ एक बार देख लें, ये ऑप्शन नंबर 1 हुआ, वापस 173 देखते हैं। A charged particle having drift velocity of 7.5 10⁻⁴ meter per second in an electric field of 3 10⁻10 volt per meter has a mobility. Mobility के लिए फॉर्मूला है mu = drift velocity per electric field, ये डिफाइन भी ऐसे ही होता है, drift velocity per unit electric field, बस प्लग करना है, स्ट्रेट फॉर्मूला पर क्वेश्चन है। किस चैप्टर से आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया है ना, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों पुट करना होगा। अपने को बता दिया गया है इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है 7.5 10⁻⁴, और ये कितना है भाई 3 10⁻⁻10, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन लैपटॉप में सामने खुला हुआ है, तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, मैं वही आप लोगों को भाई PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻⁶, है ना, 2.5 10⁻⁶। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है,
ठीक है, 174 the quantities of heat required to raise the temperature of two solids copper sphere of radii r1 and r2 through 1 Kelvin r. तो डेल्टा Q1 बाई डेल्टा Q2 फटाफट लिखते हैं, रेशियो की बात है। तो M1C डेल टी और M2C डेल टी। देखो भाई दोनों की डेल टी 1 दोनों में C सेम बिकॉज आयरन आयरन है। M1 क्या होता है? M1 होता है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बिकॉज स्फीयर है। तो दोनों में डेंसिटी भी सेम होगा तो क्या बचेगा 4/3 पाई, 4/3 वो भी कट जाएगा तो क्या बचेगा R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब बोल दिया कि एक का रेडियस कुछ भी है तो दूसरा वाला उसका 1.5 टाइम्स है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले को बोल दें 1.5 टाइम्स रेडियस और नीचे वाले को R बोल दें, अगर इसको अगर R बोल दें और इसको बोल दें 1.5 टाइम्स R मतलब 3/2R और ये पूरा ऐसे क्यूब कर दे, है ना, बिकॉज दोनों क्यूब की वजह से एक संग कर दिए तो कितना हो जाएगा ये 27/8। अब चेक कर लो, कभी हो सकता है 8/27 भी ऑप्शन हो तो पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है 27/8, है ना। उल्टा तो सोचना पड़ता है कौन सा 1 कौन सा 2, पर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 27/8 तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे सेट के अनुसार से। ठीक है 175 पर बात करेंगे फटाफट। हम लोग समझ रहे हैं बोल के टाइम लग रहा है पर बहुत सारे क्वेश्चन पूरे फॉर्मूला बेस्ड है, कट ऑफ ऊपर जाने का ही चांस है। लास्ट ईयर के जैसा ही पेपर है या लास्ट ईयर से बोल सकते हैं थोड़ा सा और इजियर ही है, मतलब पर लास्ट ईयर जैसा ही पेपर है ना, कुछ ज़्यादा ऐसा अलग नहीं है फिजिक्स के लिए एटलीस्ट। अब पैनिक में गलती करो तो अलग बात है ना। 175 तो भाई 175 एक क्वेश्चन है जो मॉडल फेज में बहुत ज़्यादा बार पढ़ते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 बाई रूट ओवर वोल्ट और ये नैनोमीटर में। आई गेस बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इस बार लैम्डा बता दिया गया 1.227 10⁻² नैनोमीटर। ये है 1.227 10⁻² नैनोमीटर। स्ट्रेट अवे बस पुट करना है इसे, है कि नहीं। और रूट ओवर v इज इक्वल्स टू 10⁻², है ना, ये इधर जाएगा ये नीचे ऊपर, स्क्वायरिंग बोथ साइड 10⁻⁴ आंसर। ठीक है तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 मेरे सेट के अनुसार। अपने सेट को चेक करते रहो सब लोग। 176 ओके जो लोग भाई हम लोग का सेट फॉलो कर रहे हैं तो ये 176 पर आ गए हम लोग। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बहुत लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो 9.99 पीछे में क्वेश्चन 9.99 प्लस पर आया हुआ है पर इन लोग यहां पर 9.99 माइनस पर दिए हैं, मतलब एक स्लाइड सा चेंज, कुछ बड़ा चेंज नहीं। मतलब अगर प्रीवियस लगा रहे हो ना भाई तो कई सारे क्वेश्चन वापस अगले साल हो सकता है कॉमन आ जाए। ठीक है और जब हम लोग प्लस करना सीखते हैं तो हम लोग माइनस के लिए कुछ रूल सीखते हैं। तो भाई इसे करना कैसे होता है सुनो, जब भी दो नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो यहां पे नियम होता है दो में से जिसके भाई सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं हम लोग उनके टर्म्स में आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है ना तो हम लोग 3 में ही लिखेंगे आंसर, इतना आगे नहीं जाएंगे। तो पहले माइनस कर लो 9.99 माइनस 0.0099 है कि नहीं। तो दिख रहा है सबको ये क्या होने वाला है 9.98 समथिंग आगे बढ़ेगा। अब जो भी हो आगे है ना, यहाँ पे कैरी होगा है कि नहीं, तो ये कैंसिल होगा आराम से। हम लोग उस पर नहीं जा रहे पर इतना में आंसर छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे बढ़ने ही नहीं बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 दोनों में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर उसको ले लो। तो 9.9 मतलब 3 है तो 3 के टर्म में आंसर लिखेंगे, ऑप्शन होगा 2। ये एक नियम है। अब अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो छोड़ सकते हो, ये एक क्वेश्चन तो छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 177 बहुत भाई सब रूल्स याद नहीं रहता है पर मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर और मेजरमेंट तीनों टॉपिक को मतलब हर तरफ से एक वेटेज दिया गया है। एरर्स पर भी क्वेश्चन दे दिया गया है ना, मेजरमेंट वाले क्वेश्चन टॉपिक पे क्वेश्चन दिया गया एक तरह से बोल सकते हैं, डायमेंशन पे भी क्वेश्चन दे दिया गया और इधर से भी क्वेश्चन मिल गया। सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक हम लोग बहुत हल्का लेते हैं जनरली, तो काफ़ी स्कोरिंग सेगमेंट से क्वेश्चन दिया गया। 177 ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन, अब ये पूरा स्ट्रेट काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इसे ठीक सीधा के नीचे की तरफ पटका गया और जब ये नीचे पहुंचा क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इफ इट हिट्स द ग्राउंड
आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से हिट कर रहा है? 80 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर, तो अपने को ये h बताना है, मतलब, और ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, तो क्या लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब क्लास 10 के लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो v कितना? 80 का स्क्वायर, u कितना? 20 का स्क्वायर, प्लस 2g 10, s कितना? बात करते हैं सॉल्व कर कितना हो जाएगा ये? 80 का स्क्वायर हो गया 6400 माइनस 400 बाई 20, ठीक है। तो 6000 बाई 20 मतलब 300, है ना, 6000 बाई 20 बाई 300। तो कितना हो गया भाई इसका आंसर? 300, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 178। अब 178 में ना काफी बच्चे गड़बड़ करके आते हैं जनरली, ठीक है। क्या गड़बड़ होता है? क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन के लिए मार्क्स दिया गया है। ये क्वेश्चन पीछे के साल में भी आया हुआ है भाई, पीछे के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, ये सारे नोन क्वेश्चंस है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to a height of h, ठीक है। एक हाइट h तक उसमें पानी राइज किया, और सवाल है कि भाई द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम, 5 ग्राम पानी था ये जो भी था। Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of the water that will rise in the tube is. अब इस पे बहुत तरह के लोग बहुत तरह का जवाब दे सकते हैं। बहुत शायद स्ट्रेट अवे बस ये फॉर्मूला लगा दें और बोले कि क्योंकि r बढ़ा तो हाइट घटा, और हाइट घटा अगर r डबल हुआ तो रेडियस आधा हुआ, सॉरी रेडियस डबल हुआ तो हाइट आधा हुआ, तो लोग बोलेंगे मास भी आधा हो गया, जो कि सही नहीं है, ठीक है। मास की जब बात होती है तो मास में डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट की बात होती है, ठीक है। डेंसिटी तो बदलेगा नहीं पानी का, भले वो पतला ट्यूब हो भले मोटा ट्यूब हो, तो इस पर तो बात ज़्यादा नहीं करते, इसे कांस्टेंट लिख देते हैं। एरिया पे बात करते हैं, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, और ये h कितना है? 2t cos थीटा बाई रो, है ना, आर रो जी। ये आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ ना, एरिया पाई आर स्क्वायर, समझ ना, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डेंसिटी मास होता है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि पाई सी 2t cos थीटा रो जी सब बाकी कांस्टेंट है, तो मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू दिस रेडियस, ठीक है। तो अगर रेडियस डबल हो जाएगा तो मास भी डबल हो जाएगा, सिंपल। तो अगर पहले 5 ग्राम था, तो अगर रेडियस डबल हुआ तो मास भी, जो नया मास होगा वो भी डबल हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज व्हाट आई विल प्रेफर, ठीक है। 179, और ये एकदम एग्जैक्टली राइट वन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखो मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन आया 179 नंबर। मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब क्या होता है ना, देखो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया टेलीस्कोप वाला, और अब एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पर से क्वेश्चन हमेशा दिखता है। लोग चाहते कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, तो क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो 179 को बोला गया रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, तो यहां पे लेफ्ट गैप में एक वायर लगा दिया गया, ठीक है। और राइट गैप में क्या किया गया? एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, और ये मेरा यहां पर मीटर ब्रिज है, ये मेरा मीटर ब्रिज है, ठीक है। और यहां से ऐसे नल पॉइंट लिया जा रहा है, ये है 3 और ये है 2, लेंथ में डिवाइड हुआ। क्वेश्चन मैं पढ़ दूं एक बार। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो, किसमें भाई, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2, ठीक है। और इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, ये जो लंबाई है इस वायर की, ये रेजिस्टेंस वायर है। रेजिस्टेंस वायर हम लोग लैब में यूज करते भी हैं, एक्सपेरिमेंट्स में काम में भी आता है वो वायर का। फिर हम लोग स्क्रू गॉसेस का मोटापा नापते हैं, फिर उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। देन द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर इज, तो 1 ओम का लंबाई कितना होगा? फिलहाल इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो दिख रहा होगा भाई, अगर हम इसे बोलते हैं P, इसे बोलते हैं Q, तो P बाई Q इज इक्वल्स टू 3/2, है ना, दिस लाइक दिस बाई दिस। तो भाई P अपने को पता नहीं, Q पता कितना 10 है, 10 × 3/2 दिख रहा है स्ट्रेट अवे, ये कितना हो गया 15 ओम, मतलब ये 15 ओम है। तो भाई 15 ओम का कितना लेंथ? 1.5, तो 1 ओम का कितना होगा? 1.5/15, कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर आंसर है, 0.1 मीटर आंसर। 1 × 10⁻⁻1 लिखा हुआ है, 10⁻⁻1 मतलब 0.1, मतलब ऑप्शन नंबर 2।
इसे लोग लिखते हैं 1 10 पावर -1, है ना। अब इस पे तो गलती मत कर देना जल्दबाजी में। 100 नंबर 180 लास्ट क्वेश्चन। और ये वापस एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स का एक सेक्शन हुआ, लॉजिक गेट्स पर है, ठीक है। मैं पूरे को मॉडर्न फिजिक्स मानता हूँ, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, मैं सबको मॉडर्न फिजिक्स में बोलता हूँ, तो ठीक है। 180 क्वेश्चन कैसा है, एक ऐसा नॉट गेट, एक और नॉट गेट, यहाँ पर और इस तरह से बाहर निकल रहा है। चेक करने से अच्छा है ना कि अगर थोड़ा लॉजिक गेट तगड़ा है ना तो अपने इसको ए, इसको बी लिख देते हैं, इसे लिखते हैं ए बार, इसे लिखते हैं बी बार। मैंने जो शॉर्ट ट्रिक वीडियोस डाला था और बहुत सारे हम लोग ने बोल सकते हैं हम लोग ने तरह तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे भाई, उनमें हम लोग ने मैक्सिमम टॉपिक कवर किया था, बहुत सारे टॉपिक कॉमन भी आए हैं, हम लोग ने इस पर बात की थी भाई। ये ए बार, ये बी बार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ हो रहा है ए बार प्लस बी बार का होल बार। कैसे, ये ए बार, ये बी बार इधर आया तो और पहले हुआ तो मतलब प्लस, पर यहाँ पे नॉट का सिंबल है, मतलब पूरे पे एक और बार, है ना, इससे नॉर गेट कहते हैं। अब अंदर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, तो ए बी का होल का बार मतलब ए बी, मतलब ये एक तरह से एंड गेट है, एक तरीके से एंड गेट है। तो एंड गेट ट्रुथ टेबल कैसा होता है, अगर ये ए बी ये 0 0, तो ये ए बी में क्या होगा 0 0 0 1, सॉरी 1 है कि नहीं। नहीं अच्छा लगे पुट करो ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, पुट करो 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आया 1, 1 + 1 1, पर उसका उल्टा हो जा रहा है तो 0। चेक कर लो इस तरह वापस 0 और 1, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 0, 1 + 0 1, 1 का वापस उल्टा हो गया 0। जब तक ऐसा ना कि ये दोनों 1 1 रहे, तो 1 1 इधर उल्टा हो गया 0 0, 0 + 0 0, उसका उल्टा 1। समझ ना, इसे चेक कर सकते हो। तो मेरे यहां पर ऑप्शन नंबर ये 1 में मैच कर रहा है, मेरे पास ये ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है। बच्चे ने भेजा था भाई, इवन सेट्स हम लोग सॉल्व किए हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे वेटेज कैसी गई है भाई, ठीक है। 11 की वेटेज कैसी गई है, 12 की वेटेज कैसी गई, मैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। एंड आई होप हम लोग इससे एक कंक्लूजन निकाल पाए, ठीक है भाई। एक बात तो क्लियर है, पेपर काफ़ी सिंपल था, स्ट्रेट था। हम लोग पेपर को देख के डर जाते हैं एग्जाम हॉल में। मैंने बहुत बच्चों से बात की, बहुत बच्चे डर गए थे, या बहुत बच्चे ऐसा कि बहुत से सिली मिस्टेक्स करके आए हैं। तो भाई अब हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, सिली मिस्टेक्स हम लोग को हटाना पड़ेगा अपने। हम लोग जितने सारे टेस्ट दिए थे, अगर टेस्ट सही से दिए थे तो ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात। अगर मैं एक बेसिक एनालिसिस दूं तो मैंने देखा, अभी मैंने नंबर बाय नंबर बात किया है, तो 12 और 11 से देखा जाए तो 12 से मैंने गिना है भाई लगभग 28 क्वेश्चन आए हैं, 28 क्वेश्चन, और यहां से लगभग 17 क्वेश्चन आए हैं। मैं अगर बात करूं मॉडर्न फिजिक्स की, तो अगर कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर मॉडर्न फिजिक्स बहुत कम आया, तो मैं अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं, मैं सिर्फ नीचे लिखता हूं इसे, मैंने जो सेट सॉल्व किया मैं लिख देता हूं 1 by 1। 136 नंबर, 142 नंबर, 144 नंबर, मैंने सेमीकंडक्टर्स को और सारे मतलब एटम, न्यूक्लियाई, फोटोन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको मैंने एक संग रखा है। लॉजिक गेट्स मैंने सबको मॉडर्न फिजिक्स में डाल के रखा है। तो 136, 144, 150, है ना, 153, 156, 157, जाके चेक कर लो भाई, मेरे इस सेट के अनुसार चेक करो। 157, 158, 159, 175 और लास्ट वाली क्वेश्चन 180। लगभग 11 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से थे, लगभग 11 क्वेश्चंस। अगर अपने लॉजिक गेट्स और सेमीकंडक्टर हटा दे तो लगभग 5 क्वेश्चन हटा देंगे, पर लगभग 6 क्वेश्चन तो खाली फोटोन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे मिलाकर है। कोई बच्चे ने कहा सर मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन ही नहीं आया, देखो तो सही पेपर भाई, आया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ईएम वेव पर एक क्वेश्चन था, ईएम वेव पर एक क्वेश्चन था, है ना, ईएम वेव पर एक क्वेश्चन था, मैंने वो E/B वाला जो कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन था। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स पर 2 क्वेश्चन था, मैंने अगर क्वेश्चन नंबर किसी जानने का मन कर मैं बता दूं 137 था मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरह से वेव ऑप्टिक्स पर 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 138 एंड 165, क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन थे। रे ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स से वापस 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 114, 168। हालांकि एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट पर था, मैं पर इंस्ट्रूमेंट को भी रे ऑप्टिक्स में अकाउंट में लेता हूं, तो मतलब ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस आए, है ना। अगर बात करें ऊपर में और इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स की, तो इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन थे। मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। किसी को क्वेश्चन नंबर जानने का मन हो तो 163 नंबर मेरे सेट के अनुसार, 164, 173, 179 सेट चेक कर लो,
निकाल लो भाई, चेक कर लो। ये 4 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं एसी की, तो एसी पर से करीबन 2 क्वेश्चन आए, है ना, वो एल हटाने वाला और फिर सी हटाने वाला, ऐसे जो क्वेश्चन था एक, और ये की, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन यहां से आए। तो एक बार चेक कर लेना, 4 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, है ना, एक यहाँ। मैं इसे ऑर्डर थोड़ा सा मैं बिगाड़ दे रहा हूँ कभी कभी, माफ करना। इससे 1 क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट से, तो 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से, कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसे भी नोट करके रख लो भाई। इलेक्ट्रोस्टैट से जिन बच्चों को अगर अपने पास एक स्टैट्स रखना हो, तो 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से थे, कैपेसिटर से 2 क्वेश्चन आए हैं, और क्या, मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म 1 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से, दूसरा क्वेश्चन था मैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन। नंबर्स अगर मैं बताऊं तो मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन नंबर 171, 172 लिख लो, कैपेसिटर में 166 नंबर मेरे सेट के हिसाब से, और इलेक्ट्रोस्टैट में 151, 152 एंड 170 आई गेस। ठीक है, नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं 11 की, 11 से क्वेश्चन कम आए हैं थोड़े से, ठीक है ना। मैं बात करूं पहले तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, मतलब इससे इवैल्यूएट करो कि क्या टॉपिक कभी नहीं छोड़ना है। यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर, सबको लेकर यहां से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है ना, एक स्क्रू गॉज वाला क्वेश्चन, एक डायमेंशन वाला क्वेश्चन, और एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन। 146, 167 एंड 176 चेक कर सकते हो, नोट करते चलना। काइनेमैटिक्स से 1 क्वेश्चन, वो लास्ट की तरफ में हम लोग किए ना, जो एक स्पीड से फिगा गया, यहां से 1 क्वेश्चन था, चाहो तो नोट कर लो, 177 नंबर। मैं अगर बात करूं एनएलएम की 2 क्वेश्चन थी भाई। अब वो टॉर्क वाली क्वेश्चन जो नहीं थी, वो 2K और 3J वाली जो क्वेश्चन थी, उसको देख लेना एक बार। उसको बोल सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में, बोल सकते हो वेक्टर्स में, मैंने उसे लॉज ऑफ मोशन में डाला है।